देखो बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल्स। अभी तक हमने इस टॉपिक में 4 मेथड्स को डिस्कस किया है। अभी कुछ और मेथड्स हैं जो कि अल्कोहल की सिंथेसिस में यूज्ड होती हैं। आज हम उन मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो मैंने सबसे फर्स्ट ली है वो है ऑक्सो प्रोसेस। इसी को बोला गया है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में या इस रिएक्शन में आप देखोगे कि हाइड्रोजन और फॉर्माइल ग्रुप CHO इसका एडिशन होगा और अल्कोहल्स की सिंथेसिस होगी। इस रिएक्शन में जो एल्कीन्स हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड मींस CO और हाइड्रोजन इनसे रिएक्शन करके अल्कोहल्स का सिंथेसिस करते हैं। इसमें जो कैटालिस्ट यूज होंगे वो होगा COH CO4 एंड निकेल। ओके, इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में एल्कीन CO और H2 इनकी रिएक्शन से अल्कोहल्स बनते हैं। आप देखोगे कि इसमें जो अल्कोहल्स बनेंगे इनमें ब्रांच्ड अल्कोहल एक मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि स्ट्रेट चेन वाला जो स्ट्रेट कार्बन चेन वाला जो अल्कोहल होगा वो माइनर होगा। हम इसकी मैकेनिज्म से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि एल्कीन्स रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 in the presence of COH CO4 and nickel gives alcohols। ठीक है, give alcohol, the branched alcohol, branched chain alcohol। समझ गए बच्चों कि branched chain alcohol is the major product of this reaction। समझे बच्चों कि एल्कीन COH CO4 कोबाल्ट हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप है एंड निकल की उपस्थिति में इन दो से CO और H2 से रिएक्शन करेगा और अल्कोहल बनेगा। इसमें शाखित अल्कोहल एक मुख्य उत्पाद होगा। हम इसकी मैकेनिज्म से देखेंगे। देखो इस तरह से है रिएक्शन कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2। देखो बच्चों, पहले इसमें एक बीच में इंटरमीडिएट बनता है मींस एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यहाँ का जो कैटालिस्ट होगा ये है होल 4। फिर आगे H2NI की प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है CH3 CH2OH अल्कोहल। समझ गए ना? इस तरह से ये तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन की, तो इस तरह का एक ही अल्कोहल, एक ही एल्डिहाइड और एक ही अल्कोहल। सपोज हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। सपोज ये है प्रोपीन और CO प्लस H2। ओके, आप देखोगे इसमें 2 टाइप्स के एल्डिहाइड्स बनेंगे। पहले इस तरह से ये है CH3 CH CHO CH3 प्लस CH3 CH2 CH2 CHO। यहां पर ये मेजर होता है, इसका रिडक्शन होगा H2I से H2 और NI की प्रेजेंस में। तो ये जो है CHO ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है बच्चों? CH2OH में। और इस तरह से ये बना एक ब्रांच्ड अल्कोहल और एक ये बन जाएगा स्ट्रेट चेन अल्कोहल, इसमें स्ट्रेट कार्बन चेन है। तो यहाँ पर ये जो है ना मेजर है और यहाँ पर ये माइनर होता है। तो ये जो ऑक्सो प्रोसेस है ये मेनली एल्कीन्स जो हैं उनसे एक ब्रांच्ड अल्कोहल की प्रिपरेशन की मेथड है। देखो अब हम यहाँ पर एक मैकेनिज्म से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो समझ गए होंगे बच्चों कि एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से हम अल्कोहल की सिंथेसिस कर रहे हैं। एल्कीन में जितने भी कार्बन थे उससे एक कार्बन ज्यादा वाला अल्कोहल मिलता है, क्योंकि वो कार्बन कहाँ से आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब देखो इसको हम मैकेनिज्म से देख सकते हैं कि ये किस तरह से ब्रांच्ड अल्कोहल ही मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। तो आप देखोगे इस रिएक्शन में कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, समझ गए बच्चों, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड पहले जो कैटालिस्ट है कोबाल्ट हाइड्रेट जो कैटालिस्ट था कि ये है CO प्लस H CO
CO होल 4, इससे ये H इस पर अटैक करता है माइनस के फॉर्म। तो ये जो चेंज हो जाता है HC डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि ये माइनस हाइड्राइड इस पर अटैक करता है, और प्लस CO कार्बन कोबाल्ट कार्बोनल कंपाउंड बना, जो आगे फिर H2 से रिएक्शन करता है और चेंज हो जाता है COH CO होल 4 प्लस H प्लस। इसमें से एक H माइनस चला गया, मींस यहां से ये चला गया पूरा, तो H प्लस H। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, जैसे आपने यहां लिया था प्रोपीन CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CHO माइनस। अब आप इसे अटैक करोगे तो देखो, एक यहां पर अटैक कर सकता है क्या, तो हमारे पास 2 टाइप्स के क्या बन जाएंगे आप देखोगे, इस तरह से एक कार्ब एनाइन बनेंगे। तो यहां पर CH3 CHO CH2 माइनस, और यहां आ जाए CH3 CH2 CH2 CH2, सॉरी यहां पर आएगा माइनस। ये है 1 डिग्री एनाइन कार्ब एनाइन, समझ गए बच्चों। और ये क्या होगा, मोर स्टेबल, जबकि ये क्या है 2 डिग्री कार्ब एनाइन, और ये क्या होगा लेस स्टेबल, समझ गए बच्चों। कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कार्ब कैटायन के उल्टा देखनी है बस। फिर इसके बाद जब H प्लस ऐड होगा, इसमें अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एक अल्कोहल। पहले एल्डिहाइड बना दें आप यहाँ पर इसी को CHO और CH3, इसके बाद H2 Ni की रिएक्शन हुई और हमें मिल गया इस तरह से एक ब्रांच्ड अल्कोहल। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर हुआ, H प्लस H2 Ni हम इस तरह से ले लें, और फाइनली हमें जो कंपाउंड मिला वो मिल गया CH2OH। मतलब इसका जो एल्डिहाइड है, चाहे तो आप पहले एल्डिहाइड यहाँ पर दे सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, फिर ये H2Ni की प्रेजेंस में ये, या फिर हम डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं कि H प्लस H2Ni। तो ये यहाँ पर माइनर, और ये क्या था बच्चों यहाँ पर मेजर। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रांच्ड अल्कोहल क्यों है इसमें मेजर प्रोडक्ट। तो ये है ऑक्सो प्रोसेस, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एथाइल अल्कोहल, पर्टिकुलर एथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन की मेथड, जो कि वाइन इंडस्ट्रीज अल्कोहलिक बीवरेज इनका एक मेन कंपोनेंट है, समझ गए ना, इथाइल अल्कोहल। उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है वो मेथड कहलाती है फर्मेंटेशन। हालांकि फर्मेंटेशन जो मेथड है वो वर्ल्ड में जितना इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, जितना प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में इथाइल अल्कोहल का, उसका 10% ही फर्मेंटेशन मेथड से होता है। बाकी 90% जो इथाइल अल्कोहल है उसका सिंथेसिस किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन से, इथाइलिन के हाइड्रेशन से। और ये इथाइलिन कहां से मिलता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। इंडिया में जो मेन सोर्स है इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन का वो है मोलासिस। जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें जो शुगर के क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो लिक्विड बचता है, मदर लिक्विड, उसमें लगभग 10% सुक्रोज होती है, उस लिक्विड को बोला जाता है मोलासिस। उसके फर्मेंटेशन से बनता है इथाइल अल्कोहल। तो यहां पर फर्मेंटेशन टर्म आया है। सबसे पहले तो हम फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस फर्मेंटेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन बताई है। तो फर्मेंटेशन मेथड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल, ओके। इथाइल अल्कोहल जो कि वाइन इंडस्ट्री का मेन कंपोनेंट है, उसके प्रोडक्शन में ये यूज होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन है, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस एंजाइम।
समझ गए ना, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जो फर्मेंटेशन मेथड है ये क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट से निकलते हैं, तो इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मेनली जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में या उन सिंपलर कंपाउंड्स में स्लो डिकम्पोजिशन द्वारा कन्वर्टेड करना ही क्या होता है बच्चों, फर्मेंटेशन। समझ गए बच्चों कि जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन द्वारा, स्लो डिकम्पोजिशन द्वारा, यही क्या कहलाता है, किण्वन। ओके, तो यह लिखा है कि द स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस थ्रू द एजेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मींस एंजाइम्स। ये क्या होते हैं बच्चों, एंजाइम्स। ये एंजाइम विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन यहां पर हम देखेंगे कि वो कहां से मिलते हैं, मैथ ईस्ट में लिखेंगे वो, ठीक है। तो ये कहलाती है किण्वन। इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, एक तो होते हैं सब्सटेंस कंटेनिंग शुगर, डायरेक्ट शुगर होती है जैसे कि कैन जूस है, बीट्स है, मोलासिस है और फ्रूट जूसेस है। इनमें सुक्रोज डायरेक्ट होती है। ओके, तो इनके डिकम्पोजिशन से, इनके फर्मेंटेशन से यूज बनता है एथाइल अल्कोहल, या फिर सब्सटेंसेस कंटेनिंग स्टार्च, पोटैटोज, राइस, बर्ले एंड मेज, समझ गए ना, आलू है, चावल है, जौ है, मेज है, और भी अदर सब्सटेंसेस यूज होते हैं इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन। और ये रॉ मटेरियल है किसके लिए, फर्मेंटेशन के लिए। तो समझ गए बच्चों कि जब जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम जीवित तंत्रों में ये उत्पन्न होते हैं कि उपस्थिति में धीरे धीरे विघटित होते हैं और सरल पदार्थ बनाते हैं, थाइल अल्कोहल, ग्लूकोज, इस तरह से, इसे क्या बोलते हैं, किण्वन। इसके लिए दो प्रकार के कच्चे पदार्थ प्रयुक्त होते हैं। एक तो होते हैं शर्करा युक्त पदार्थ जिनमें डायरेक्ट सुक्रोज होती है, गन्ने का रस हो गया, चुकंदर का रस हो गया, सीरा हो गया जो कि शुगर इंडस्ट्रीज में जो लिक्विड बचता है, और फलों का रस हो गया। और एक होते हैं स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, चावल, जौ, मक्का आदि, इनको सड़ाया जाता है, इनसे फर्मेंटेशन होता है और क्या बन जाती है, इथाइल अल्कोहल। टोटल इथाइल अल्कोहल का 10% ही फर्मेंटेशन से बनता है, बाकी जितना भी वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है इथाइल अल्कोहल का उसका 90% तो इथाइलिन के हाइड्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। समझ गए बच्चों। लेकिन इंडिया में जो मेन सोर्स है इथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन में वो है मोलासिस, शुगर इंडस्ट्री का बचा हुआ लिक्विड। समझ गए बच्चों, तो यहां तक होगा। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि जो मोलासिस है या फिर हम ये कहें कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें डायरेक्ट सुक्रोज होता है, उनसे कैसे इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, उनमें कैसे फर्मेंटेशन होता है। फिर हम देखते हैं कि स्टार्च से कैसे बनता है। ओके, तो लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कैन जूस, जो शुगर इंडस्ट्री है ना उसमें जो कैन जूस, गन्ने का रस यूज होता है, उसमें से जब शुगर का कंप्लीट जितना मैक्सिमम क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है वो कर लिया जाता है, इसके बाद जो लिक्विड बचता है, जो एक फिल्टरेट बचता है, उसमें उसी को बोलते हैं क्या, मोलासिस शीरा। उसमें 5 से 10% तक सुक्रोज होती है। अभी उसे फेंका नहीं जाता बल्कि उसी से इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में मैक्सिमम इथाइल अल्कोहल जो फर्मेंटेशन से बनता है वो मोलासिस से ही बनता है। ओके, तो ये लिखा है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कैन जूस कॉल्ड मोलासिस, इट कंटेन अप टू 10% तक शुगर हो सकती है। समझिए बच्चों कि गन्ने के रस से जब शर्करा क्रिस्टलीकृत होकर बाहर हो जाती है, मैक्सिमम शुगर निकाल ली जाती है, अब जो लिक्विड बचता है, लिक्विड या हम कहें क्षनिक द्रव, उसे शीरा बोलते हैं। इसमें लगभग 10% तक शर्करा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसमें तो ये जो मोलासिस है बच्चों, इसमें ईस्ट मिला दिया जाता है और टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री मेंटेन कर दिया जाता है। ईस्ट में एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सुक्रोज का फर्मेंटेशन करके और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इथाइल अल्कोहल।
लगभग 10% तक इथाइल अल्कोहल मिलता है, जिसे वर्ट या क्या बोलते हैं कि वर्ट, उसको जो अल्कोहल मिलेगा 10% फर्मेंटेशन के बाद उसे बोलते हैं वर्ट, वास। समझ गए ना, वास कहलाता है। तो हम देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये है सुक्रोज C12H22O11, ये क्या है बच्चों, सुक्रोज, जो किसमें है, मोलासिस में, शीरा, शर्करा। इसमें H2O लगेगा। एंजाइम होता है इनवर्टेज, जो कि किसमें रहता है बच्चों, ईस्ट, कवक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवक। तो ये चेंज हो जाता है C6H12O6, ये है ग्लूकोज, प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। ये एक इनवर्ट शुगर होती है बच्चों, समझ गए ना। मींस इसका ऑप्टिकल रोटेशन बदल जाता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर लीवो रोटेटरी हो जाता है। ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, ये वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। ये हम कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या होता है कि चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, ये जो कार्बोहाइड्रेट समझ गए ना, जो कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म में बना है, अब इसमें आता है जाइमेज एंजाइम। ये एंजाइम है, समझ गए ना बच्चों कि ये क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम ये भी किसमें होता है, ईस्ट में। ये कन्वर्ट करता है C2H5OH प्लस 2CO2, ये गैस के फॉर्म में बाहर बुलबुले के फॉर्म में निकलती रहती है, बबल्स बनाती रहती है मिक्सचर में। और ये जो है लगभग अप टू 10% एथाइल अल्कोहल मिलता है। इसको बोलते हैं वार्ड, या इसी को बोलते हैं वास। अभी ये अनडिस्टिल्ड एथाइल अल्कोहल है, अभी इसका डिस्टिलेशन नहीं किया गया। अभी हम देखेंगे कि ये जो वास होती है, इससे रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट और एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% शुद्ध एथाइल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। पहले हम सुक्रोज से और स्टार्च, मोलासिस से और स्टार्च से यहाँ तक वास वर्ट बनाने तक का प्रोसेस अच्छी तरह से डिस्कस कर लें, फिर आगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो होता है, तो ये सब मोलासिस भी हो सकते हैं, फ्रूट जूस भी हो सकते हैं, समझ गए ना। कोई भी ऐसा लिक्विड हो सकता है या कंपाउंड सब्सटेंस जिनमें सुक्रोज डायरेक्ट होती है, उसके लिए यही मेथड यूज होगी। इसमें फर्मेंटेशन डायरेक्ट होता है सुक्रोज का, इथाइल अल्कोहल। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि स्टार्च से कैसे इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल फ्रॉम स्टार्च। तो देखो बच्चों, स्टार्च में जैसे स्टार्च कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि पोटैटो है, राइस है, मेज है, बरले है, इनका यूज होता है स्टार्च के सोर्स के फॉर्म में। फिर इनमें भी क्या किया जाता है कि स्टार्च की एक पेस्ट बना ली जाती है, और उसमें भी एक माल्ट एक्सट्रैक्ट, जो कि अंकुरित जौ होती है, उसको पीसा जाता है, उससे लिक्विड निकलता है, उसको बोलते हैं माल्ट एक्सट्रैक्ट, और ईस्ट, ये दोनों मिला के और 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा मिक्सचर को बंद करके रख दिया जाता है। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन होता है स्टार्च का, इसमें इथाइल अल्कोहल। तो हम उससे रिलेटेड रिएक्शंस देखते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, इसमें ये हो गया स्टार्च C6H10O5, हम जानते हैं ये इसका जनरल फॉर्मूला है, और यहाँ लगाना है होल NH2 ऐसे में। तो यहाँ पर ये है पहला, इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है डायस्टेज, और ये जो एंजाइम है ये किसमें होता है बच्चों, माल्ट एक्सट्रैक्ट में। मैंने अभी आपको बताया कि जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है वो किसमें होता है, माल्ट एक्सट्रैक्ट अंकुरित जौ होती है, बरले, उसमें रहता है। अब ये चेंज हो जाएगा C12H22O11 एन मॉलिक्यूल, ये जो बन गया ये है माल्टोज। क्या बन गया बच्चों, माल्टोज। दो ग्लूकोज यूनिट स्टार्च जो है, ये जो स्टार्च होता है बच्चों, ये है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे ही डाइस्टेज एंजाइम लिया जाएगा माल्ट एक्सट्रैक्ट की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज जो स्टार्च है, स्टार्च को किसमें चेंज कर दिया, इसने माल्टोज में। दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जुड़ के बने होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास माल्टोज है C12
H22O11 प्लस H2, ये क्या है माल्टोज। इसमें अब जो एंजाइम वर्क करता है वो है माल्टेज, माल्टेज, ठीक है। तो यहां पर माल्टेज एंजाइम होता है और ये भी किसमें रहता है अब ईस्ट में। तो ये चेंज हो जाता है C6H12O6, ये किसमें आता ग्लूकोज में। बस अब ग्लूकोज जो है C6H12O6 हम जानते हैं, अब कौन सा एंजाइम यूज होगा जाइमेज एंजाइम, और ये चेंज हो जाता है C2H5OH प्लस 2CO2। ये भी लगभग 10% तक मिलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं वर्ड या वास। अभी यहां तक वास बन गया। ये अनडिस्टिल्ड बियर का या अनडिस्टिल्ड बीवरेज का मेन कंपोनेंट होता है वास। डायरेक्ट इसी को बिना डिस्टिलेशन के भी वाइन या उसमें यूज करते हैं बीवरेज के फॉर्म में। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, पहले स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से बन गया क्या इथाइल अल्कोहल। ओके, तो पहले यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, अभी तक आपने वर्ट देखा, वास देखा, जिसमें लगभग 10% तक क्या था एथाइल अल्कोहल, जो कि डायरेक्ट फॉर्मेंटेशन से जो लिक्विड मिलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है कि ये जो अल्कोहल है 10% वर्ट में या वास में, इससे आगे 100% अल्कोहल कैसे निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें मिलता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट। तो ये क्या है, जो वर्ट है या वास है जिसमें 10% इथाइल अल्कोहल था, उसका डिस्टिलेशन किया जाता है। उस डिस्टिलेशन में अब जो इथाइल अल्कोहल मिलता है वो 95.5% होता है, बाकी 4.5% वाटर होता है। ये जो मिक्सचर है बच्चों, ये एक एजोट्रोपिक मिक्सचर है, स्थिर क्वाथी विलयन। ये क्या होता है बच्चों, एक स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। मैंने आपको बताया है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि इस मिक्सचर से, एजोट्रोपिक मिक्सचर से, अब डिस्टिलेशन से कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सिंपल डिस्टिलेशन, एक सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनसे इन कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डिस्टिलेशन करोगे तो जो वेपर मिलेगी उसका कॉम्पोजिशन और जो लिक्विड है, ठीक है, वो जो है दोनों एक सा कॉम्पोजिशन रखते हैं। तो यहां पर लिखा है कि आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर ऑब्टेन 95.5% अल्कोहल व्हिच इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। समझ गए बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये एक एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन। ये एक बाइनरी मिक्सचर है, लेकिन ये एक प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है और उसका अपना एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, समझ गए बच्चों कि वास के आसवन से 95.5% इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं परिशोधित स्पिरिट। यह एक स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, इसमें 95.5% इथाइल अल्कोहल और 4.5% क्या है वाटर। अब इसको आसवन द्वारा इसमें से वाटर नहीं हटाया जा सकता, सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सचर का वेपर फेज का कॉम्पोजिशन, वाष्प अवस्था का संगठन और लिक्विड स्टेट का कॉम्पोजिशन सेम रहते हैं। तो इनसे अब 100% एथाइल अल्कोहल कैसे निकाला जाए, इस 4.5% वाटर को कैसे हटाया जाए, इसके लिए बहुत सारी मेथड्स यूज होती हैं। एक तो होती है कौन सी मेथड बच्चों, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन। कौन सी मेथड बता रहा हूं मैं, एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन। स्थिर क्वाथी आसवन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्थिर क्वाथी आसवन। समझ गए ना कि जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है, 100% अल्कोहल है, ऑब्टेन्ड बाय द रेक्टिफाइड स्पिरिट बाय एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, समझ गए ना, रेक्टिफाइड स्पिरिट से ही निकाला जाएगा, लेकिन उसके लिए जो मेथड यूज होती है वो है एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन। इसके अलावा कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनको भी मिला के वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, वो हम अलग से देखते हैं। ओके, इन दिस मेथड बेंजीन मिक्स्ड विद स्पिरिट
इन, ठीक है, इस रेशियो में 74% बेंजीन, 18.8% इथाइल अल्कोहल और 7.5% वाटर मिला के, इस तरह से मतलब बेंजीन मिला के ये रेशियो कर दिया जाता है उस स्थिर क्वाथी मिश्रण का, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का, ये एक टर्नरी मिक्सचर बन गया। अब क्या किया जाता है बच्चों, इसके बाद इसका डिस्टिलेशन स्टार्ट होता है एजियोट्रॉपिक। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन मिलता है 337.9 केल्विन में, ये मिलता है वाटर जितना भी था उसमें प्लस बेंजीन, ये सेपरेट होता है इस टेम्परेचर में। तो पहले ये फ्रैक्शन अलग हो गया, फिर आगे 341.2 केल्विन में इसका डिस्टिलेशन जो होता है, अगला जो फ्रैक्शन मिलता है उसमें जितना भी बेंजीन था और अल्कोहल निकल आता है कुछ, और फाइनली 351.1 केल्विन में अब जो है वो अल्कोहल आता है 100%। इस तरह से अब हमें 100% अल्कोहल मिलता है 351.1 केल्विन, जो कि एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, इस पर मिल जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो समझ गए होंगे एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से अल्कोहल। वैसे भी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी में एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन पूरा बताया है, आप वहां भी देख सकते हैं। वो यहाँ पर हम जो वहां डिस्कस किया है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट को ही लेकर डिस्कस किया है। समझ गए ना? तो यहाँ तक नोट कर। अब देखो बच्चों, जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है इससे इथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल की एक मेथड तो मैंने बता दी, और भी मेथड्स यूज हो सकती हैं, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस। तो ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है ना, व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है। आप जैसे ही रेक्टिफाइड स्पिरिट में मिलाओगे, उसमें है वाटर, ओके, सपोज हम यहाँ 5 मॉलिक्यूल ले लें वाटर, आपने कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस मिलाया, तो ये कॉपर सल्फेट वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है CuSO4 5H2, जो कि ब्लू कलर का होता है। और ऐसे जब तक मिलाया जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट में, जब तक कॉपर सल्फेट मिलाते रहते हैं, जब तक कि ब्लू कलर आना बंद ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक वाटर रहेगा अल्कोहल में, तब तक ये ब्लू कलर आता जाएगा। जब ब्लू कलर आना बंद हो जाए कॉपर सल्फेट का, तो समझ जाओ कि इथाइल अल्कोहल 100% प्योर हो गया, और यही हमें क्या मिल जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब आता है कि देखो इनका भी यूज किया जा सकता है। Na वाटर से रिएक्शन करके NaOH बना लेगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस अच्छा डेसिकेटर है, लेकिन इनका यूज करने से बैड इफेक्ट क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड एक कॉम्प्लेक्स बना देता है इस तरह से CaCl2 C2H5OH। जस्ट ऐसा ही सोडियम रिएक्शन कर जाता है इथाइल अल्कोहल से C2H5OH और हाइड्रोजन फ्री होने लगती है, तो इनका यूज नहीं किया जाता, लेकिन क्या सकते हैं। लेकिन इसमें ये बैड इफेक्ट आएगा कि कुछ ये कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे, लेकिन ये जो है सबसे बेस्ट है, और इसी से जो है इथाइल अल्कोहल को एब्सोल्यूट रेक्टिफाइड स्पिरिट से किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। यहां तक आप समझ गए होंगे कि इथाइल अल्कोहल का फर्मेंटेशन क्या है, मोलासिस से कैसे बनता है, स्टार्च से कैसे बनता है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है इन दो अल्कोहल्स के बारे में भी आते रहते हैं। अभी आपको मैंने अल्कोहल्स के टाइप्स बताए, एक था आपका वर्ड, एक हो गया रेक्टिफाइड स्पिरिट, एक था एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये 2 अल्कोहल्स और आते रहते हैं हमारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, एक होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। एक्चुअली क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, पेंट में, डाइज में या और भी अदर इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ इथाइल अल्कोहल का एक प्रकार से अनफिट बनाया जाता है कि वो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज ना हो जाए, उसको अनफिट कर दिया जाए, मतलब उसे पीने योग्य ना रह जाए, उसमें ऐसा केमिकल मिला दिया जाए कि वो अब बढ़कर उसे कहीं पी ना जाए। तो ऐसे पर्पस को पूरा करने के लिए हमें दिया जाता है वहां पर क्या, मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये होता क्या है, 90% इथाइल अल्कोहल और 10% मिथाइल अल्कोहल और 1% pyridine एसीटोन या पेट्रोलियम ऑयल, ये मिला दिया जाता है, तो इसे बोला जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, इसको ठीक है ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं कर सकते। और एक होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, 95% एथिल अल्कोहल प्लस 5% मेथाइल अल्कोहल। इस तरह से ये जो है मेथाइलेटेड
denatured alcohol इनको टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इंडस्ट्रियल यूज है कहीं पर, ठीक है, थिनर बनाने में, या हम ये कहें कि वहां पेंट इंडस्ट्री में, तो वहां पर वर्कर्स का दुरुपयोग ना करें, ठीक है, तो वहां पर इसको अनफिट बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और दूसरा होता है पावर अल्कोहल, ठीक है, पावर अल्कोहल एक्चुअली पेट्रोल में मिला दिया जाता है, 20% एथाइल अल्कोहल और 80% पेट्रोल, इसमें बेंजीन भी मिलाया जाता है या फिर ईथर या टेट्रालिन। एक्चुअली पेट्रोल जो है वो इथाइल अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, तो उसको सॉल्युबल बनाने के लिए उसमें बेंजीन या फिर टेट्रालिन या ईथर इनका सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, और इस मिक्सचर को ही क्या बोला गया है, पावर अल्कोहल, यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंटरनल कंबस्टन इंजन। समझ गए ना कि अल्कोहल का एक पेट्रोल का एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, ये भी यूज होता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल, तो सीधा अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर ही डीनेचर्ड या हम कहें कि मिथाइलेटेड स्पिरिट है, जहरीली शराब। और दूसरा है पावर अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल है 20% और पेट्रोल है 80%, इनका मिक्सचर होता है जिसमें कुछ बेंजीन, ईथर या टेट्रालिन मिला दिया जाता है। ये यूज होते हैं व्हीकल्स के इंटरनल इंजन में, किसके लिए, पावर के जनरेशन। ओके, तो यहां तक। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं अल्कोहल्स में। ओके, तो पहला है कि C1 से लेके C11 तक जो अल्कोहल्स हैं वो लिक्विड्स हैं, जबकि हायर मेंबर्स क्या हैं, सॉलिड्स। ओके, अल्कोहलिक स्मेल होती है इसमें, अल्कोहलिक स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है ना, बर्निंग टेस्ट है, जलने लगता है, टॉक्सिक होते हैं। हायर मेंबर कम टॉक्सिक है, लेकिन लोअर मेंबर जो है ज्यादा, मिथाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। लाइटर देन वाटर, वाटर से ये हल्के हैं। समझ गए बच्चों कि अल्कोहल की गंध होती है, जलन का स्वाद होता है, जहरीले होते हैं, जल से हल्के। अप टू C3 मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल, ये तीन अल्कोहल तो वाटर में हर प्रोपोर्शन में, एवरी प्रोपोर्शन में सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जो हायर मेंबर्स हैं जिनमें लंबी कार्बन चेन है, वो वाटर इनसॉल्युबल होने लगते हैं या इनसॉल्युबल है। इसका रीजन क्या है बच्चों, मैं बताता हूं आपको। इसका रीजन है कि हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन ऑफ OH ग्रुप। OH एक पोलर ग्रुप है और हम जानते हैं कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है या जो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन है, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप या कार्बन चेन से ज्यादा होती है। तो OH ग्रुप पूरी कार्बन चेन को लेकर पूरे वाटर में घुमा देता है और वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इसमें छोटे कार्बन चेन होती है और ऐसे में OH की इंटरेक्शन ज्यादा होती है वाटर के साथ, ये जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर आप अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे तो वाटर के साथ, तो इस तरह से होती है, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये क्या है, अल्कोहल, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो वाटर और अल्कोहल दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रोकता है, डिसॉल्व होने से रोकता है। ये जब बड़ी कार्बन चेन होता है ऐसा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हायर मेंबर्स लिखा है पार्शियल और इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, ठीक है, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन मींस OH की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटरेक्शन है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ कार्बन चेन से छोटी हो जाती है, कम होती है, और ऐसे में अल्काइल ग्रुप जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा और अल्कोहल इनसॉल्युबल हो जाएगा। समझ गए बच्चों कि C3 तक के जो अल्कोहल्स हैं कौन कौन से, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल, प्रोपाइल, ये जल में तो घुलनशील है। क्यों? क्योंकि OH की जो जल स्नेही प्रकृति है, जो इंटरैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ गए ना, वो कार्बन श्रृंखला की जल विरोधी प्रकृति से ज्यादा इफेक्टिव होती है और ऐसे में ये घुल जाते हैं, कार्बन चेन पूरे वाटर में डिसॉल्व होती है। लेकिन जो हायर मेंबर्स है उच्च अल्कोहल, ये घुलनशील या अल्पग्लेय है। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है वो जल विरोधी क्रिया से कम हो जाती है और ऐसे में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। और सॉल्युबिलिटी अगर आपको देखना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कार्बन चेन मींस CH3OH, इससे कम हो जाएगा CH3CH2OH, और आ जाता है CH3CH2CH2OH। इस तरह से जितनी बड़ी कार्बन चेन उतना ही कम सॉल्युबिलिटी
अल्कोहल्स की होती जाती है। मॉलिक्यूल की एक इंटरेक्शन जो है वाटर के साथ जो है वो, और जितना ज्यादा अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है बच्चों, तो आइसोमेरिक अल्कोहल में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग कर दोगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि ब्रांचिंग होने से और ज्यादा क्या होगी, एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन स्टार्ट होगी। मींस अगर हम नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेस सॉल्युबल होगा। यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में अल्कोहल्स का कंपैरिजन एल्केन से, एल्डिहाइड कीटोन से, ईथर्स से। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको केवल अल्कोहल्स और अल्कोहल्स दे रखे हो तो ध्यान रखें कि बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस जितने ज्यादा कार्बन एटम्स उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मिथाइल से ज्यादा इथाइल, इथाइल से ज्यादा नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल से नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, और ब्रांचिंग अगर आइसोमेरिक अल्कोहल्स हैं तो उसमें ब्रांचिंग देखना है, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। समझ गए बच्चों। और अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, ईथर्स, एल्केन में कंपेयर करना है तो सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उससे कम अल्कोहल्स का, उससे कम एल्डिहाइड, उनसे कम ईथर्स और उनसे कम एल्केन्स का। ओके, इस बेस पर याद रखना है। अब देखो जैसे हम यहाँ देखें तो कार्बन चेन बढ़ती जा रही है, CH3OH, C2H5OH, C3OH। यहाँ ये आइसो प्रोपाइल है, ये नॉर्मल, तो आइसो से ज्यादा नॉर्मल का, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया मॉलिक्यूल, सरफेस एरिया बढ़ गया, उससे ज्यादा आप देख रहे हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल का जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ये कौन सा ऑर्डर लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज। बस इतना सा ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ेगा। अगर आपको आइसोमेरिक की बात की गई हो, आइसोमेरिक अल्कोहल्स मींस मॉलिक्यूलर मास ना बदले, केवल कार्बन चेन चेंज हो रही हो, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। देखो आप यहाँ पर ये है 1 ब्यूटेनॉल, अब ये है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मींस ये नॉर्मल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें लंबी कार्बन चेन है, लंबी कार्बन चेन मींस ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। आपने ब्रांचिंग कर दी, कम हो गया, ये 118 डिग्री है तो 108, और ब्रांचिंग कर दी आपने तो 83 डिग्री। तो आइसोमेरिक में जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर मान लो आपको इस तरह से जैसे ब्यूटेन, एथॉक्सी एथेन, मतलब ये एल्केन है, ठीक है बच्चों, ये है ईथर्स, ये है अल्कोहल, और ये है सॉरी अल्कोहल क्यों, ये है एल्डिहाइड, ठीक है, और ये है अल्कोहल। तो आपको इनमें कंपेयर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एल्केन से ज्यादा है ईथर, ईथर से ज्यादा अल्कोहल, अल्कोहल सॉरी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज्यादा अल्कोहल्स में दिख रहा है वो जो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो आप इस बेस पर भी कंपेयर करेंगे। कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं, जैसे ये दे रखे हैं, आपसे पूछा जाए इनका ऑर्डर बताओ, तो आप देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री का और कम, और 3 डिग्री का और कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट ऐसा ही देखो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है अल्कोहल, तो इसमें इससे ज्यादा होगा। ये है हेलोएल्केन्स और ये है ईथर, तो ईथर में ज्यादा होगा। ये आप देखें 1 पोजीशन में, ये 2 पोजीशन में, तो आप देखोगे ये और ये, तो ये अल्कोहल है तो ईथर से तो ज्यादा होगा, लेकिन इससे कहीं ज्यादा, इससे। तो इस तरह के ऑर्डर्स आपको पूछते रहते हैं, क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। एक तो ये ऑर्डर, एक कार्बन चेन के बेस पर, एक ब्रांचिंग के बेस पर। इस बेस पर आपको अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर डिटरमाइन करने आता है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब लास्ट फाइनली हम देखते हैं तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो ये है, यहाँ पर जो कार्बन है वो है sp3 हाइब्रिड स्टेट में, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं बच्चों, बिल्कुल वाटर जैसा है, बस इतना है कि H की जगह R आ गया है। ये एंगल लगभग sp3 के जो एंगल है उसी के आसपास का है, और इस तरह से ये जो है इनके बीच में रिपल्सन H2O में तो ये 104.5 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ एल्काइल ग्रुप के काफी रिपल्सन के कारण थोड़ा ये फैल जाता है। ये बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर, ये 104 पिकोमीटर, यहाँ है sp3 हाइब्रिड स्टेट। अल्कोहल एक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि उनमें OH ग्रुप पोलर होता है, और इस तरह से जो अल्कोहल का जो डाइपोल मोमेंट है वो OH
OR और लोन पेयर, इनका डायरेक्शन इस तरह से होता है जिसके कारण यह काफी ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखते हैं। जैसे कि इथाइल अल्कोहल का मैंने लिखा है मिनिमम 1.69 डिवाई होता है, इससे कहीं ज्यादा CH3OH का होगा। तो इस तरह से इनमें डाइपोल मोमेंट भी मिलता है जो ईथर से कहीं ज्यादा होगा। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो आपने इस तरह से सॉल्युबिलिटी देखी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रक्चर और जो भी था प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे बच्चों, वहां पर हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें एसिडिक नेचर, एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारा डिस्कस करेंगे। वैसे भी मैंने अल्कोहल की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को GOC में एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहाँ पर हम दोबारा रिवाइज करेंगे। इससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अल्कोहल्स के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अल्कोहल से रिलेटेड ना बने। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।